आज हम लोग आपकी कक्षा 12 में कवि सुमित्रानंदन पंत जी द्वारा रचित नौका विहार के दूसरे पद्यांश की व्याख्या और इस पद्यांश पर आधारित आपकी बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। बहुत ही सरल है। यदि आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, सबसे पहले हम लोग हमेशा की तरह इस पद्यांश में जितने भी शब्द आए हैं पहले इन सभी शब्दों पर एक नज़र डालेंगे और यदि किसी का अर्थ कठिन है तो पहले उसका सरल अर्थ देखेंगे, उसके बाद हम लोग इसकी व्याख्या करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग इस पद्यांश में आए हुए सभी शब्दों के सरल अर्थ देख लेते हैं। चांदनी रात का, कोई दिक्कत नहीं है, तीनों शब्द सरल हैं। प्रथम माने पहला, प्रहर ऐसे ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ऐसे ही रहेगा। हम, सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। चले, चाहे आप चले कहिए, चाहे आप कह सकते हैं बढ़ चले, ठीक है। नाव लेकर, कोई दिक्कत नहीं है। सत्वर माने शीघ्रता से या तेजी से। सिकता माने बालू या रेत, जिसको कहते हैं बालू या रेत की, सरल है, ऐसे ही रहेगा। सस्मित, देखिए सस्मित का मतलब होता है मुस्कुराती हुई या खुली हुई। देखिए, मुस्कुराती हुई या खुली हुई, ठीक है। सीपी, सरल है, ऐसे ही रहेगा। ये एक पानी में पाया जाने वाला जंतु है, ठीक है, जो कि खोल के रूप में होता है। इसके ऊपर नीचे खोल रहती है और जब वो खोल खुलती है, जब सीपी का मुंह खुला होता है तो वो चांदी के समान सफ़ेद चमकती है, ठीक है। तो सीपी एक प्रकार का जंतु है, पानी में रहने वाला। पर सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि कोई बदलाव करना होगा तो हम लोग व्याख्या में कर लेंगे। मोती की, सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो मोती का मतलब है वो चंद्रमा रूपी मोती है, ठीक है। ज्योत्सना मतलब चांदनी, ज्योत्सना माने चांदनी। रही, कोई दिक्कत नहीं है, सरल ही है। विचर मतलब विचरण कर रही है या भ्रमण कर रही है, जिसको आप कह सकते हैं कि घूम रही है। यहाँ पर देखिए, चांदनी के घूमने की बात हो रही है। इसका मतलब क्या है, जरा सा समझ लीजिए। देखिए, गंगा के किनारे बालू पड़ी है, रेत पड़ी हुई है ऐसे, और आपको पता है कि जो गंगा जी की बालू होती है ना, वो श्वेत होती है, सफ़ेद होती है, और उसमें शीशे के अंश पाए जाते हैं। और जब चंद्रमा की किरणें उन बालू के कणों पर पड़ती है तो चमकती है। तो देखिए, जब कभी यहाँ चमकती है, कभी यहाँ चमकती है, कभी यहाँ चमकती है, तो ऐसा लगता है कि जैसे चांदनी घूम रही है, रेत पर बालू पर घूम रही है। तो वही यहाँ पर है, विचरण कर रही है मतलब घूम रही है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। लो, सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। पाले, देखिए पाले का मतलब पर्दा होता है, जरा सा समझ लीजिए। मान लीजिए ये नाव है आपकी, ये नाव है, ठीक है। तो इस पर एक पर्दा, इस तरह से पर्दा लगाया जाता है, और इस पर्दे से फ़ायदा क्या होता है कि जैसे जब इधर से हवा चलती है तो पर्दे से टकराती है, तो पर्दे पर जब हवा रुकती है ना, तो इस नाव को आगे बढ़ने में मदद करती है। तो ये पंख के समान दिखाई दे रही है ना, पाल। तो यही जो नाव पर पर्दा लगा होता है, आपने नाव देखा होगा, जहाज़ देखी होगी, तो इसी को हम पाल कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चढ़ी मतलब चढ़ गई हैं या लगा दी गई हैं। जो पर्दा है वो पाल वाला जो पर्दा है वो चढ़ गया है या लगा दिया गया है। उठा मतलब उठा लिया गया है या निकाल लिया गया है। लंगर, देखिए लंगर एक प्रकार का कांटा होता है। जब नाव गंगा के किनारे होती है तो जो नाविक होता है उस नाव को बांध करके उसी कांटे में ऐसे फंसा देता है ताकि नाव इधर उधर ना जाए। तो लंगर का मतलब यही कांटा होता है। तो कवि कह रहे हैं कि वो जो लंगर है उसको हटा लिया गया है, यानी नाव को खोल दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। मृदु माने कोमल,
मंद मंद मंथर मंथर। देखिए इसका दोनों का एक ही अर्थ है, धीरे धीरे। यहाँ पे मंद मंद मंथर मंथर आया है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, तो इसका मतलब पूरे का मतलब है धीरे धीरे। अब कवि को अपनी लाइन बनानी थी तो उसने ऐसा यूज कर लिया है, लेकिन इसका अर्थ अलग अलग नहीं है, ठीक है। लघु माने छोटी, लघु माने छोटी। तरणी, देखिए इसको तरणी नहीं पढ़ते हैं, तरणी है, छोटी की मात्रा है, ठीक है। तो तरणी माने नाव होता है, तरणी माने नाव। हंसिनी, हंसिनी जो हंस होता है, जो उसका स्त्रीलिंग होता है हंसिनी। सी मतलब समान, यानी हंसिनी के समान। तो यहाँ पे तुलना की जा रही है, तो उपमा अलंकार है हंसिनी के समान। सुंदर, कोई दिक्कत नहीं है, सरल है, ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तीर रही, तीर रही का मतलब है तैर रही है, पानी के ऊपर तैर रही है। खोल, खोल मतलब खोल कर, खोल मतलब खोल कर, ठीक है। क्या खोल कर? पालों के पंख, यानी जो पाल, जो नाव पर चादर लगी थी मैंने बताया ना, वही पाल रूपी, पर माने पंख, पर माने पंख, तो पूरे का अर्थ हो जाएगा पाल रूपी पंख खोल कर, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। निश्चल शांत, निश्चल माने शांत। जल के, कोई दिक्कत नहीं है, जल के, सरल ही है। शुचि, देखिए शुचि का मतलब वैसे तो पवित्र होता है, लेकिन यहाँ पर जो शुचि का मतलब है वो पानी के लिए आया है, जल के लिए आया है, तो इसका मतलब यहाँ पर है स्वच्छ, ठीक है, स्वच्छ। दर्पण पर, दर्पण आप समझ रहे हैं शीशा जिसमें हम लोग चेहरा देखते हैं, तो दर्पण पर, सरल है, ऐसे ही रहेगा, ठीक है। हो का मतलब उस पर प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, किसी की तस्वीर, किसी की फोटो दिखाई दे रही है, तो प्रतिबिंबित, प्रतिबिंब, ठीक है। रजत, देखिए रजत माने चांदी होता है, लेकिन यहाँ पे रजत का मतलब है चांदनी के किरणों से युक्त। पुलिन, पुलिन माने किनारा, पुलिन माने किनारा, तट, ठीक है। देखिए निर्भर माने होता है स्थित या अवलंबित, आप कहते हैं ना वो उसके ऊपर निर्भर है, तो अवलंबित या स्थित, ठीक है। दुहरे मतलब दो गुने, दुहरे मतलब दो गुने। ऊंचे लगते हैं, ऊंचे लगते हैं मतलब ऊंचे दिखाई देते हैं, ठीक है। और इसका एक अर्थ है कि जो सुंदरता है वो दो गुनी हो जाती है। ऊंचे लगते हैं मतलब ऊंचाई दिखाई देने लगते हैं, और इसका एक अर्थ है कि दो गुना हो जाता है, ठीक है। जो सुंदरता है उसकी बात हो रही है। क्षण भर मतलब क्षण भर में, थोड़ी ही देर में, क्षण भर में, थोड़ी ही देर में, ठीक है। काला कांकर, देखिए काला कांकर एक जगह है, एक स्थान का नाम है। यदि आपने प्रतापगढ़ जिले का नाम सुना होगा, तो गंगा नदी के किनारे प्रतापगढ़ जिले में ये छोटा सा नगर है, स्थान है, शहर है, ठीक है। का सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। राजभवन का मतलब है राजा का भवन, राजा का घर। देखिए जब सुमित्रा नंदन पंत जी ने ये कविता लिखी थी, तब उस समय रियासत होती थी, तो जो काला कांकर की रियासत थी वहाँ पर गंगा नदी के किनारे जो राजा का भवन बना हुआ था, तो उसी भवन की बात हो रही है, ठीक है। सोया मतलब सोया हुआ है, सोया मतलब सोया हुआ है। जल में मतलब पानी में, जल में, गंगा का जल की बात हो रही है तो पानी में, ठीक है। निश्चिंत मतलब निश्चिंत होकर, बिना चिंता के, निश्चिंत, ठीक है। प्रमन, प्रमन माने शांत, प्रमन मतलब शांत मन से या शांत, ठीक है। पलकों पर, कोई दिक्कत नहीं है, सरल है। यदि व्याख्या में कोई परिवर्तन करना होगा तो हम लोग कर लेंगे, ठीक है। वैभव, वैभव मतलब ऐश्वर्य, ऐश्वर्य। स्वप्न आप समझ रहे हैं कि वैसे होगा, तो वैभव स्वप्न का मतलब होता है कि ऐश्वर्य का स्वप्न, ऐश्वर्य का स्वप्न, ठीक है। सघन, सघन मतलब बहुत अधिक या प्रचुर मात्रा में, घना जिसको आप बोलते हैं, तो बहुत अधिक या प्रचुर मात्रा में, ठीक है। तो सभी शब्दों के सरल अर्थ हो गए। अब हम लोगों को इसकी व्याख्या करनी है, लेकिन सबसे पहले हम लोग इसका संदर्भ और प्रसंग लिख लेते हैं, फिर हम लोग इसकी व्याख्या करते हैं, क्योंकि देखिए परीक्षा में इसका संदर्भ और प्रसंग भी पूछ लिया जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका संदर्भ लिखते हैं। आप संदर्भ हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे
प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित नौका विहार शीर्षक से उद्धृत है। पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे इसके रचयिता श्री सुमित्रानंदन पंत जी हैं। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपका संदर्भ पूरा हो जाएगा। चलिए अब प्रसंग की बात करते हैं। आपको पता है कि प्रसंग में हम लोग वही चीज़ लिखते हैं जो पद्यांश में या कविता में कहा गया होता है। तो आप प्रसंग हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में चांदनी रात में किए जाने वाले नौका विहार के समय गंगा के तट की सुंदरता का बहुत ही मोहक वर्णन किया गया है और आपका प्रसंग भी पूरा हो जाएगा। अब हम लोगों को इस पद्यांश की व्याख्या सीखनी है। तो देखिए, हम लोग इस पद्यांश की व्याख्या को 2 बार सीखेंगे। एक बार हम लोग साधारण तरीके से और विस्तार से इसकी व्याख्या को सीखेंगे। मैं एक एक लाइन पढ़ता जाऊंगा और आपको एक एक लाइन की व्याख्या विस्तार से बताता जाऊंगा, ठीक है। उसके बाद पुनः हम लोग एक एक शब्दों का प्रयोग करके भी इसकी व्याख्या को सीखेंगे। तो आप दोनों बार की व्याख्या को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि दोनों बार की व्याख्या में आपको कुछ न कुछ नया सीखने के लिए ज़रूर मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग साधारण तरीके से इसकी व्याख्या को सीखते हैं। देखिए, इस पद्यांश में है क्या कि जो कवि सुमित्रानंदन पंत जी हैं वो गंगा नदी में नौका विहार के लिए गए हुए हैं और जब वो नाव पर सवार होकर के गंगा नदी के बीच में पहुंचते हैं तो चांदनी रात है, आकाश में चांद निकला हुआ है और जो चांद की रोशनी है, जो उसकी चांदनी है, जो गंगा नदी का बालू से युक्त किनारा है। आपको पता है कि गंगा किनारे बालू ही बालू फैली होती है। तो बालू से युक्त जो गंगा जी का किनारा है उस पर जब चंद्रमा की रोशनी पड़ती है, चंद्रमा की चांदनी पड़ती है और साथ ही किनारे पर स्थित जो भी भवन है, जो भी घर हैं, जब उनकी छाया गंगा जी के जल में पड़ती है, पानी में पड़ती है, तो उस समय वो गंगा जी का किनारा किस तरह से सुंदर दिखाई देता है, इसी बात का वर्णन कवि यहाँ पर कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि आखिर कवि कह क्या रहे हैं। तो कवि सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं, चांदनी रात का प्रथम प्रहर। वो कहते हैं कि यह चांदनी रात का पहला पहर है। हम चले नाव लेकर सत्वर। वो कहते हैं हम नाव को लेकर शीघ्रता से, सत्वर शीघ्रता से आगे बढ़ चले। तब क्या हुआ? सिकता की सस्मित सीपी पर मोती की ज्योत्सना रही विचर। आगे कवि पंत जी कहते हैं कि जब चंद्रमा की रोशनी गंगा के किनारे स्थित बालू पर पड़ती है तब ऐसा प्रतीत होता है मानो बालू रूपी खुली मुस्कुराती हुई सीपी के ऊपर चंद्रमा रूपी मोती की जो चांदनी है वो भ्रमण कर रही है। यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए, गंगा जी के किनारे बालू फैली हुई है, ठीक है, और जब चंद्रमा की रोशनी पड़ती है तो कभी जब इस कर्ण पे पड़ती है तो यहाँ चमकती है, कभी यहाँ चमकती है, कभी यहाँ चमकती है, कभी यहाँ, जहाँ जहाँ शीशा का अंश है वहाँ वहाँ चमकती है। तो कवि यही कल्पना कर रहा है कि जब चांद की जो चांदनी है वो अलग अलग जगह चमकती है तो ऐसा लगता है जैसे वो घूम रही है, यहाँ से वहाँ तक घूम रही है। तो यही बात कवि कह रहे हैं, जरा सा समझिए। कह रहे हैं कि जब जो चांद की चांदनी है वो बालू के ऊपर पड़ती है तब ऐसा प्रतीत होता है मानो जो बालू रूपी मुस्कुराती खुली हुई सीपी है उस पर चंद्रमा रूपी मोती की जो चांदनी है वो भ्रमण कर रही है, ठीक है। आगे क्या कहते हैं? लो पाले चढ़ी उठा लंगर। आगे कहते हैं लो। अब जो नाविक हैं वो पालों को अपनी नाव पर चढ़ा दिए हैं।
पाल अभी मैंने समझाया था, तो वही पर्दा जो होता है, पालों को अपनी नाव पर चढ़ा दिए हैं। और जो नाव में लगे हुए लंगर हैं जिनसे नाव को रोका गया है, उस लंगर को भी उठा लिया गया है। कवि के कहने का तात्पर्य है कि नाव चलने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गई है। ठीक है, फिर क्या होता है? मृदु मंद मंद मंथर मंथर, लघु तरणी हंसनी सी सुंदर, तिर रही खोल पालों के पर। इन तीनों लाइन को आपको एक साथ लेना है। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि जो छोटी छोटी नावें हैं, तरणी, जो छोटी छोटी नावें हैं, वो अपने पाल रूपी पंखों को खोल करके, पाल रूपी पंखों को खोल करके हंसनी के समान सुंदर, हंसनी के समान सुंदर, कोमल, धीरे धीरे पानी के ऊपर तैर रही हैं। बहुत ही सरल लाइन है, देखिए फिर से इसको देख लीजिए। कवि कहते हैं कि जो जिन नावों पर पाल चढ़ा दिया गया, लंगर हटा दिया गया, वो जो छोटी छोटी नावें हैं, ऐसा लगता है जैसे वो पाल रूपी अपने पंखों को खोल करके हंसनी के समान सुंदर, कोमल, धीरे धीरे पानी के ऊपर तैर रही हैं, तिर रही हैं, तैर रही हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे कवि कहते हैं, निश्चल जल के शुचि दर्पण पर बिंबित हो रजत पुलिन निर्भर। यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं? कवि कह रहे हैं कि जो गंगा का शांत और शुद्ध जल है, वह उस पर जब चंद्रमा की रोशनी पड़ती है तब वह दर्पण के समान सुशोभित हो रहा है। देखिए, निश्चल जल के शुचि दर्पण पर, तो कहते हैं जो गंगा का शांत और शुद्ध जल है, जब उस पर चंद्रमा की चांदनी पड़ती है तब वह दर्पण के समान सुशोभित होता है। फिर क्या होता है? बिंबित हो रजत पुलिन निर्भर, तो वो कहते हैं कि जब उस जल रूपी पानी पर चांदनी पड़ने से चांदी के समान स्थित किनारे का प्रतिबिंब दिखाई देता है, तब क्षण भर में उस प्रतिबिंब की ऊंचाई 2 गुनी लगने लगती है, अर्थात उस किनारे की सुंदरता 2 गुनी बढ़ जाती है। आगे क्या कहते हैं? आगे कवि कहते हैं, काला कांकर का राजभवन, सोया जल में निश्चिंत प्रमन, पलकों पर वैभव स्वप्न सघन। अब यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनिए। वो कह रहे हैं कि गंगा नदी के किनारे जो काला कांकर का राजभवन है, उसका जो प्रतिबिंब है, उसकी जो छाया है, वो गंगा जल में झलक रही है, दिखाई पड़ रही है। उसको देख करके ऐसा प्रतीत होता है मानो वह राजभवन निश्चिंत और शांत मन से सो रहा है और उसकी झुकी हुई पलकों पर प्रचुर मात्रा में वैभव से परिपूर्ण स्वप्न तैर रहे हैं। एक बार इसको फिर से देख लीजिए। यहाँ पर कवि कहते हैं कि जो गंगा नदी के किनारे काला कांकर में राजभवन स्थित है, ठीक है, जब उसकी परछाई गंगा के जल में दिखाई देती है, गंगा के जल में प्रतिबिंबित होती है, तब ऐसा प्रतीत होता है मानो वह राजभवन निश्चिंत होकर शांत मन से सो रहा है और उसकी झुकी हुई पलकों पर ऐश्वर्य से परिपूर्ण बहुत सारे स्वप्न तैर रहे हैं। ठीक है, यही इसकी व्याख्या है। चलिए अब हम लोग एक एक शब्दों का प्रयोग करके इसकी व्याख्या को सीखते हैं। सबसे पहले आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके शुरू में पहले थोड़ा सा आपको अपनी तरफ से जोड़ के लिखना पड़ेगा। आप अपनी तरफ से क्या जोड़ करके लिखेंगे, ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत पद्यांश में कवि सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं कि, अब आ जाइए पद्यांश पर। कहते हैं कि यह चांदनी रात का पहला
प्रहर है। हम नाव को लेकर शीघ्रता से आगे बढ़ चले। बालू रूपी खुली मुस्कुराती हुई सीपी पर चंद्रमा रूपी मोती की चांदनी भ्रमण करती हुई प्रतीत हो रही है। लो, नाविकों ने भी अपनी नाव पर पालें चढ़ा ली हैं और उनके लंगर को उठा दिया है। फिर थोड़ा सा अपने से जोड़ के लिखेंगे। अर्थात कवि के कहने का तात्पर्य है कि नाव चलने के लिए तैयार हो गई हैं। छोटी छोटी नावें अपने पाल रूपी पंखों को खोलकर हंसनी के समान सुंदर कोमल धीरे धीरे जल के ऊपर तैर रही हैं। चलिए आगे देखते हैं। शांत शांत स्वच्छ जल के ऊपर जब चंद्रमा की किरणें पड़ती हैं तब वह दर्पण के समान सुशोभित होता है और जब उस जल रूपी दर्पण पर चांदी के समान स्थित उसके किनारे का प्रतिबिंब पड़ता है तब वह क्षण भर में 2 गुना ऊंचा दिखाई देने लगता है। अर्थात उसकी सुंदरता का परिणाम 2 गुना बढ़ जाता है। चलिए आगे देखिए। गंगा के किनारे काला कांकर के राजभवन का प्रतिबिंब जब गंगा के जल में दिखाई पड़ता है तब ऐसा प्रतीत होता है मानो वह निश्चिंत और शांत मन से सो रहा है और उसकी झुकी हुई पलकों पर अत्यधिक अत्यधिक ऐश्वर्य से युक्त स्वप्न तैर रहे हैं। ठीक है, और आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी। चलिए अब हम लोग इसका काव्य सौंदर्य और इस पद्यांश पर आधारित पूछे जाने वाले प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। यदि रस की बात की जाए तो इस पद्यांश में शांत रस है। छंद ये स्वच्छंद छंद है। अलंकार की यदि बात करें तो इसमें अनुप्रास, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और पुनरुक्ति प्रकाश जैसे अलंकार हैं। शैली इस पद्यांश की प्रतीकात्मक है। ठीक है, और यदि गुण की बात करें तो इसमें प्रसाद गुण है। शब्द शक्ति इसमें अभिधा है और भाषा इसकी संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। अगर आप संस्कृत निष्ठ भूल जाते हैं तो खड़ी बोली भी आप लिख के काम चला सकते हैं। चलिए अब हम लोग इस पद्यांश पर आधारित पूछे जाने वाले प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग यही पढ़ लेते हैं कि आपके पेपर में प्रश्न कैसे पूछा जाता है। तो आप भी मेरे साथ पढ़ लीजिए। उपर्युक्त पद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसी तरह से आपके प्रश्न में सूचना रहेगी और उसके नीचे 5 प्रश्न दिए रहेंगे। देखिए, मैं बार बार कहता हूँ कि वो 5 प्रश्न जो मैंने लिए हैं इसमें से भी हो सकते हैं, इसके बाहर से भी हो सकते हैं, क्योंकि एक पद्यांश पर अगर आप प्रश्न बनाना चाहें तो 50 प्रश्न बन सकते हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि यदि आपने संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य इनको अच्छी तरीके से समझ लिया है तो 100 प्रश्न भी अलग अलग तरीके से पूछे जाएं तो आप उनका उत्तर लिख लेंगे। तो चलिए यहाँ पर जो मैंने प्रश्न लिए हैं उनको हल करने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न है, गंगा के तट के सौंदर्य का वर्णन कवि ने किस प्रकार किया है। तो यदि आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो लिख लेंगे। देखिए, मैंने बताया है, आप उत्तर डालेंगे और लिखेंगे। गंगा के तट का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि गंगा तट इस प्रकार से सुंदर दिखाई दे रहा है मानो बालू रूपी मुस्कुराती खुली हुई, दोनों को इंगित कर दीजिए क्योंकि 2 मतलब होता है, मुस्कुराती खुली हुई सीपी पर
चंद्रमा रूपी मोती की चांदनी भ्रमण कर रही है। ठीक है, और इसका प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है पद्यांश में गंगा का जल कैसा प्रतीत हो रहा है। तो आपको मैंने बताया है, देखिए उत्तर पढ़िए। पद्यांश में गंगा का शांत और स्वच्छ जल दर्पण के समान प्रतीत हो रहा है। देखिए आपका मुख्य उत्तर इतना ही है कि गंगा का जल कैसे प्रतीत हो रहा है, तो गंगा का शांत और जो स्वच्छ जल है वो दर्पण के समान प्रतीत हो रहा है। लेकिन चूंकि उत्तर का एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है टीचर पर, उसको लगता है यार ये तो बड़ा थोड़ा सा लिखा है, तो हमने थोड़ा सा बढ़ा दिया और आगे कर दिया जिसमें चांदनी में नहाए तट का प्रतिबिंब दो गुने रूप में सुशोभित हो रहा है। ठीक है, और इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है राजभवन। ये शब्द आया है कविता में, आपने देखा है। राजभवन का समास विग्रह करते हुए समास का नाम बताइए। तो देखिए आप शब्द लिखेंगे जो भी है यहाँ पे राजभवन, इसका समास विग्रह जब करेंगे, जैसे आप संधि विच्छेद करते हैं वैसे ही समास विग्रह होता है, तो इसका समास विग्रह हो जाएगा राजा का भवन। तो ये जो का शब्द आया है इससे पता चल रहा है कि ये तत्पुरुष समास है। ये समास की बात करें तो तत्पुरुष समास है। तो आप यदि समास को गहराई से अलग से ग्रामर में पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ और प्रसंग लिखिए। तो देखिए हमने आपको संदर्भ और प्रसंग दोनों बताया है, तो आप यहाँ पे लिख देंगे हेडिंग डाल करके। मैं लिखूँगा तो वीडियो और भी बड़ी हो जाएगी, वैसे भी मेरी वीडियो बहुत बड़ी हो जाती हैं, तो आप लिख लेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो देखिए आप उत्तर डालेंगे, हेडिंग डालेंगे, रेखांकित अंश की व्याख्या, और पहले शुरू में थोड़ा सा आपको अपनी तरफ से जोड़ के लिखना है। क्या लिखना है वो देख लीजिए। प्रस्तुत रेखांकित अंश में, देखिए यहाँ पे आप रेखांकित अंश लिखेंगे। ठीक है, पद्यांश मत लिखिएगा। रेखांकित अंश में गंगा के जल में पड़ने वाले उसके तट के प्रतिबिंब के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि, इतना आप अपनी तरफ से जोड़ लीजिएगा। कहते हैं कि, अब जहाँ पे लाइन खींची है उसकी व्याख्या आप अपने से जैसे जैसे मैंने बताया है लिख लेंगे। अब कहाँ पर लाइन खींची है वो मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूँ, इतना आप अपने से जोड़ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे लाइन खींची नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि ये जो दो लाइन थी ना, यहीं पर जो है यहीं पर लाइन खींची हुई थी इस 3 लाइन में। तो कहीं भी लाइन खींची रहे क्या फ़र्क पड़ता, उतना तो आपको जोड़ना है, उसके बाद इसकी व्याख्या आपको लिख देनी है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको बात कुछ न कुछ तो ज़रूर समझ में आई होगी।